ये जो इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव है, इस पर जरा एक बार फिर से बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए। जरा स्क्रीन पर वो स्लैब्स दिखाइए जो नए स्लैब हैं। तो कुल मिलाकर क्या क्या बदलाव इस बार के स्लैब में हुए हैं? देखिए, पहले भी 3 लाख तक इनकम माफ थी, अभी भी 3 लाख तक इनकम माफ है। फर्क जो पड़ा है वो ये पड़ा है, पहले 3 से 6 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स बढ़ता था, अब वो बढ़ के 3 से 7 लाख तक हो गया। तो इसका मतलब 1 लाख आपको एक्स्ट्रा मिला और 5% के अंदर आप टैक्स पे करेंगे अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है। इसी तरह से आपका पहले 6 से 9 लाख तक की इनकम पे 10% था, अब वो 7 से 10 लाख तक बढ़ गया। तो अगर आप देखें हर स्लैब में 1 लाख की इनकम का इजाफा हुआ है। मगर अगर आप टोटल देखें कि आपकी इनकम 15 लाख से अगर ऊपर है तो दोनों केसेस के अंदर आप 30% टैक्स पे कर रहे हैं, तब आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो टोटल बेनिफिट है ये उन लोगों को है जिनकी इनकम जो है वो 9 लाख तक या 10 लाख तक है। बता रहे हैं अच्छा खासा फायदा हो रहा है उसमें भी। बिल्कुल, टैक्स का बेनिफिट तो है ही। अगर आप देखें 1 लाख हर 1 लाख पे 1% बढ़ता है तो 5% फिर 10%, तो आपका ऑलमोस्ट 10-15% का फर्क, 10-15 हज़ार का फर्क पड़ता है। फर्क पड़ जाएगा। ओके। और ये जो स्लैब्स बदले गए, इसके अलावा और कुछ जो मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए इस बजट में आपके हिसाब से? इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आया है 50,000 से हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए की हो गई, तो 25,000 का एक ये बेनिफिट है एम्प्लॉइज को। पर ये दोनों बेनिफिट जो है, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, दोनों बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं है। क्योंकि सरकार चाहती है ना सब इसमें आ जाए। एग्जैक्टली, सरकार चाहती है कि न्यू टैक्स रेजिम में सारे कवर हो, ओल्ड टैक्स रेजिम को छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे चाहे डिसकंटिन्यू भी हो जाएगी, बट ये दोनों टैक्स बेनिफिट्स जो है न्यू टैक्स रेजिम में है। बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो पहले 1 लाख तक माफ होता था वो 1,25,000 हो गई है उसकी लिमिट, तो 25,000 वहां पे सरकार ने बढ़ा दिया। बट साइमल्टेनियसली जो टैक्स था 10% था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, अब उसको 12.5% कर दिया। ओके। प्रदीप, घर खरीदना आसान होगा या कुछ मुश्किल होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बजट के बाद? थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। हाँ। लेकिन आम आदमी जो अफोर्डेबल हाउसिंग लेना चाहता है वो ना पहले ले पा रहा था ना अब ले पाएगा। लग्जरी हाउसिंग बहुत बनी है, बहुत ज्यादा बनी है। पिछले 2 सालों की बात करें तो लग्जरी हाउसिंग की बाढ़ आ गई है और लॉन्च होने से पहले बिक जाती है। लॉन्च होने से पहले भी जाती है। वो तो एक कैंपेन इस तरह का किया जाता है कि 3 महीने पहले से ही मार्केट में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और वो कलेक्शन करके जिस दिन ओपन किया और दिखाया कि वो सोल्ड आउट हो गया। यानी लोगों के पास पैसा है। पैसा, यहाँ मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ये लोग वो अवेयर नहीं है कि हमें पूरी प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पर एंड यूजर होगा तभी तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आ रहा है। नहीं, एंड यूजर वो इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहा है ना। इन्वेस्टर समझ नहीं, उसे पिछले कुछ दिनों में रिटर्न मिला तो उसे लग रहा है कि आगे भी मिल जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट वो प्रोडक्ट नहीं है। जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। एक बेनिफिट और मिला इसके अंदर, वुमेन एसएससी अगर है तो उसका स्टैंप ड्यूटी जो है वो रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। कितना हो गया? रेट स्पेसिफाइड नहीं है, बट स्टैंप ड्यूटी वो मेमोरेंडम में आएगा। और इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होती थी, कुछ स्टेट्स में हाई थी, कुछ स्टेट्स में लो थी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो जो जिस स्टेट में हाई है उसको भी रिड्यूस करेंगे, तो एक ये बेनिफिट मिलेगा। पर वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है ना, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? बट इसमें उन्होंने कहा शायद वो यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे, स्टैंप ड्यूटी लेके आएंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में है वो तो। करेक्ट। अभी उसका जब फाइन प्रिंट आएगा तो और क्लैरिटी आएगी टैक्स को लेकर, स्टैंप ड्यूटी को लेकर। राइट। मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगा मानक, आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आए और 100 स्मार्ट सिटी लेकर आएंगे, पर वो ग्राउंड पे आज तक स्मार्ट सिटी नहीं आ पाई। उसकी जरूरत है। आप पॉलिसीज बना रहे हैं, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ओके, ब्रेक लेना है प्रोफेसर साहब, जल्दी से छोटा सा कमेंट, ब्रेक लेना। देखिए, पिछले 5 सालों में पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, लेकिन 60% जो बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट वो उस कैटेगरी में है जो इसमें ईपीएफओ में कवर ही नहीं होते। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कवर ही नहीं होते तो सारे जो बेनिफिट जो हैं, जवाब देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप टॉप के 20% लोगों को निकाल दें तो बाकी लोगों में हायर एजुकेशन में जाने की संख्या जो 16% है। अगर ये सारे बेनिफिट्स इंटर्नशिप या लोन दे रहे हैं वो उनको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 16% लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां तक वो आम आदमी तक पहुंचे। तो इसका तो यही तरीका है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप ईपीएफओ में दर्ज करें अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और ये बेनिफिट्स जो सरकार आपको दे रही है उसको अवेल करें। आप तो कह रहे हैं कंडीशन ही ऐसा है। और ये जो इंटर्नशिप है ये सिर्फ अपर मिडिल क्लास या अमीर घरों को मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी।
अभी ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि सरकार ने कोई क्राइटेरिया जरूर सेट किया होगा कि जिससे